और इस लेक्चर के द्वारा जो है आई वुड नॉट address or tell you about what is applied geomorphology. But today, what we will try to do, we will try to develop a thinking over how and where we can apply this geomorphology. इस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में आपको कोई लेक्चर नहीं दिया जाएगा, कोई डिलीवरी नहीं दी जाएगी लेक्चर की कि किस तरीके से जो है ये जियोमॉर्फोलॉजी या अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, और वो सारी चीजों पे बहुत कम फोकस करते हुए हम एक साथ मिलकर इस लेक्चर के द्वारा जो है एक ऐसी सोच विकसित करने का प्रयास करेंगे कि जब भी आपसे कभी भी एप्लीकेशन जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी की पूछी जाए तो आप तुरंत जो है ये सोच सके कि कैसे जो है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, उस पर्टिकुलर फिनोमिना को लेकर जो है हम जियोमॉर्फोलॉजी को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार तो लाइक कर दीजिए जो वीडियो है, अगर अब मैं आप लोगों तक जो है वो अच्छे से इंफॉर्मेशन पहुंचा पाता हूं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो वंस एंड देन स्टार्ट। इफ वी स्टार्ट दिस अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, सबसे पहले जो ये शब्द है इसी को समझने का प्रयास करते हैं। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी आप पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है शाब्दिक अर्थ हमने इसका पढ़ा था कि ये जो ग्रीक के 3 शब्द हैं उन शब्दों का संगम है। इसमें जियो प्लस मॉर्फे प्लस लोगेस 3 शब्द हैं और तीनों शब्दों को यदि हम जो है एक शाब्दिक अर्थ उसका लिटरल मीनिंग अगर हम ड्रॉ करते हैं तो लिटरल मीनिंग बनता है कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, पृथ्वी के धरातल पर मिलने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन है। और जब नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे थे और आप लोगों ने यदि देखा हो और ना देखा हो तो आप दोबारा देख लीजिएगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है। उसमें भी ये विस्तार से चर्चा करी गई थी कि क्या जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो केवल लैंडफॉर्म्स की स्टडी है, और वहां पर भी ये बात जो है वो निष्कर्ष तौर पर सामने आई थी कि नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी जो है ये केवल लैंडफॉर्म्स की स्टडी नहीं है, और इसके नेचर को समझने के लिए हमने जो है डेविस का ट्रायो और ग्रेगरी की जो इक्वेशन है उन दोनों की सहायता ली थी। डेविस के ट्रायो में हमने पाया था कि डेविस की स्टेटमेंट थी कि लैंडफॉर्म इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेट्स, यानी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब जियोमॉर्फ, वहां पर जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने अपने लाइव लेक्चर में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड लैंडफॉर्म में बहुत डिटेल से उसके बारे में चर्चा करी कि ये चट्टानें होती हैं, उनका प्रकार हो सकता है, ये उन चट्टानों का हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड डोम स्ट्रक्चर किसी भी अवस्था में उनका अरेंजमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ जो है इसमें यदि बात करी जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, ज्वाइंट के बारे में हम बात कर सकते हैं, बेडिंग प्लेन की बात कर सकते हैं, पोरोसिटी की बात जो है वो करी जा सकती है। ये सारा का सारा जो है वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। तो पहला जो स्ट्रक्चर की बात करी डब्ल्यू एम डेविस ने, दूसरा उन्होंने बात करी प्रोसेस की। तो प्रोसेस हमने पढ़े, जब जियोमॉर्फोलॉजी का हम स्कोप डिस्कस कर रहे थे तो प्रोसेस में हमने पढ़ा कि 2 प्रोसेस होते हैं, एक एंडोजेनेटिक है और एक एक्सोजेनेटिक है। एंडोजेनेटिक में एपिओरोजेनी और ओरोजेनी का रोल पढ़ा, और एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेस थे उनमें वेदरिंग है, मास मोमेंट है, या फिर वहां पर जो है वो रनिंग वाटर है, ग्लेशियर है, मूविंग आइस कह लीजिए, ये सारी चीजें हमने जो है वो पढ़ी। और स्टेज में जो है वो डेविस ने कहा कि 1 लाख साल से 1 करोड़ साल तक का समय लगता है। और फंक्शन की बात उन्होंने करी, तो फंक्शन में क्या आ जाता है, इरोजन, डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जियोमॉर्फोलॉजी को, यानी अब आप क्या कहां जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू अप्लाई द नॉलेज that you have gained by the study of geomorphology। इस भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करते हुए जिस ज्ञान को आपने अर्जित किया है, अब उस ज्ञान को अप्लाई करने का समय आ गया है। अब वो ज्ञान क्या है, आपने समझा है कि फंक्शन क्या होते हैं, आपने पढ़ा है कि इरोजन क्या होता है। इरोजन में हमने जो है वो पढ़ा कि ये रिमूवल होता है मटेरियल का, यानी मटेरियल कैसे रिमूव हो सकता है,
अगर नदी है तो हाइड्रोलिक एक्शन से कर सकती है, वो जो है डिसोल्यूशन के द्वारा कर सकती है, वो सेडिमेंट लोड की ड्रिलिंग के द्वारा जो है वो रिमूवल कर सकती है। ग्लेशियर है तो वो प्लकिंग कर सकता है, एब्रेजन कर सकता है। यदि वो रनिंग वाटर ग्राउंड वाटर है तो वो डिसोल्यूशन जो है वो करेगा। अगर वो विंड है तो उसमें डिफ्लेशन का इफेक्ट जो है डेवलप हो जाएगा, एक्रीशन डेवलप हो जाएगा। तो ये सारा का सारा है इरोजन फंक्शन। Deposition simply the deposition or accretion of the material that is carried by that particular denudational agent. उस डेनुडेशनल एजेंट के द्वारा वो जो मटेरियल कैरी किया जा रहा है, उस मटेरियल का डिपोज जो है किसी एक जगह पर इकट्ठा कर देना, उसका निक्षेपण कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन, इट इज द मेथड ऑफ कैरिंग दैट मटेरियल, इरोडेड मटेरियल फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस टू सम अदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस मटेरियल को जो लेकर जाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर आप समझ गए कि उसमें इग्नियस रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। किसमें कौन सी सतलाकृति का निर्माण होता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एंड लैंडफॉर्म में बहुत डिटेल से हमने उसको डिस्कस किया। प्रोसेस को आप समझ गए। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए व्हाट यू कैन गिव बीइंग ए जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। एक भू आकृति विज्ञान वेत्ता होने के नाते आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और क्या आप दे सकते हैं, इसका जवाब यदि आप जो है वो ढूंढने का प्रयास करें तो हम क्या दे सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कौन सा भू आकृतिक प्रक्रम जो है वो काम कर रहा है, वहां पर वेदरिंग का कौन सा इफेक्ट होगा, उस एरिया में रनिंग वाटर है, ग्लेशियर है, कौन सा काम करेगा। और उसमें से भी इरोजन होगा कि वहां पर डिपोजिशन होगा। इरोजन डिपोजिशन होगा तो इरोजन किस तरीके का होगा, क्या वहां पर डिसोल्यूशन होगा, सोल्यूशन होगा, क्या वहां पर हाइड्रोलिक एक्शन होगा, क्या वहां पर अंडर बैंक कटिंग होगी, क्या वहां पर प्लकिंग एक्टिविटी होगी, क्या होगा वहां पर उस क्षेत्र में। और वहां की जो सतलाकृति है वो सतलाकृति कैसी है, कौन सी चट्टानें वहां पर पाई जाती हैं। वहां पर आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं, अवसादी चट्टान पाई जाती हैं, कायांतरी चट्टानें पाई जाती हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार का रॉक स्ट्रक्चर है, इसके साथ उस रॉक स्ट्रक्चर का जो बेडिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो हॉरिजॉन्टली डिपॉजिटेड है, वो वर्टिकली डिपॉजिटेड है, या वो इंक्लाइंड वे में है, या वो डोम्ड शेप में है, किस तरीके का है। ये जो रॉक्स उस एरिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो रॉक्स पोरस है कि परमिएबल है, ये आप बता सकते हैं। वो इम्पोरस है कि इम्परमिएबल है, ये आप जो है वो बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि जो स्लोप, सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट होता है किसी भी एरिया का। आप यदि बहुत सारे क्षेत्रों में अगर आप जो देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कई एरिया में बिल्कुल फेलियर है। फेलियर किस कारण से है? शहर की निकासी हम उस दिशा में कर रहे हैं जिस दिशा में उस शहर का स्लोप ही नहीं है। यानी उस शहर का स्लोप उत्तर से दक्षिण की तरफ पाया जाता है, और आप उस जल की निकासी जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ करने पे लगे हुए हैं। तो क्या होगा, जब भी बरसात होगी आपका शहर जो है वो डूब जाएगा पानी से, इट विल गेट इनंडेटेड विद वाटर। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर, यू हैव हिंडर्ड द नेचुरल पाथ ऑफ दैट वाटर। लेकिन अगर आपने उत्तर से दक्षिण दिशा में उसी को मोड़ दिया, उस ड्रेनेज सिस्टम को, तो फिर बहुत बेहतर होगा। तुरंत जो है आपके शहर में ना पानी भरेगा, कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अगेंस्ट का स्लोप जा रहे हैं तो आपको इतनी गहराई में जो है वो गड्ढे खोदने पड़ जाएंगे। आपको जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा करनी पड़ जाएगी कि उसको निकालेंगे कहाँ पे जाके। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के केस में जो है अगर आप देखें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का केस यही तो है। जब भी बारिश होती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो थर्ड गेट है वो पूरी तरीके से लबालब भर जाता है पानी से। कारण क्या है कि सारा का सारा जो ड्रेनेज है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वो ड्रेनेज जो है वो जो रेजिडेंशियल एरिया है उसकी तरफ लेके गए हुए हैं पानी को। वो जो नहर गिरती है, जो ब्रह्म सरोवर है, उसमें सारा ड्रेनेज उस तरफ है, लेकिन ड्रेनेज का जो असली स्लोप है वो तो गीतानगर की तरफ है।
और इसी कारण से सारा का सारा बरसात का पानी दौड़ता है थर्ड गेट की तरफ और वहां पर जो है वो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी चीज जो है वो कौन आपको बता सकता है? ये चीजें एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, एक जियोलॉजिस्ट, जो एक जियोग्राफर जो है वो आपको सजेस्ट कर सकता है। तो जियोग्राफर, एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होने के नाते हम क्या योगदान दे सकते हैं? वी आर एबल टू स्टेट द स्लोप, वी आर एबल टू स्टेट द यू कैन से द इंटेंसिटी ऑफ स्लोप, या आप उसको ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, वी आर एबल टू स्टेट दैट। इस दिशा में कौन सा कार्य करना बेहतर रहेगा? विच एरियाज आर लो लाइंग एरियाज, विच एरियाज आर ओवर लाइंग एरियाज, कौन से ऊपर वाले एरिया है, ऊंचे स्थान है, और कौन से जो है वो नीचे स्थान है। किस क्षेत्र में बारिश होगी तो सबसे ज्यादा पानी भरने की उम्मीद है, और कौन सा क्षेत्र है जब यदि बाढ़ आ जाए तो भी हम वहां पर सुरक्षित रह सकते हैं। एक क्षेत्र में आपको जो है वो निर्माण का कार्य करना है, तो आप जिस तरीके का, जिस लेवल का निर्माण, कंस्ट्रक्शन उस एरिया में करना चाहते हैं, तो क्या वो एरिया उस लेवल पे कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल भी है कि नहीं है। आप वहां पर 20 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए जितना बेसमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उतने बेसमेंट को होल्ड करने के लिए क्या वो रॉक स्ट्रक्चर जो उस एरिया में पाया जाता है वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी है? जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होने के नाते आप ये बता सकते हैं पूरा का पूरा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो उस शहर का किस तरीके से जो है वो विकसित किया जाए, कैसे नेचुरल स्लोप को हम फॉलो कर सकते हैं, ये एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट बता सकता है। किसी एरिया में अगर आपको बांध का निर्माण करना है, तो उस बांध का निर्माण करने के लिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है, उस नदी का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा सुटेबल है, जहां पर बांध का निर्माण यदि आपके द्वारा किया जाएगा तो उस परिस्थिति में वहां पर सबसे कम जो जियोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं उनके आने की संभावना है। स्लोप का फेलियर मिनिमम कहाँ हो सकता है? आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो पहाड़ का एरिया जो है वो कौन सा है, कौन सी पहाड़ की वो स्लोप है, कौन सा एरिया है जहां पर उसका निर्माण, रोड का निर्माण है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो नॉलेज है, अगर आपको पहाड़ी एरिया में शहर बसाना है तो उस पहाड़ का कौन सा स्लोप, कौन सा सिरा जो है उस शहर को, उन बस्तियों को बसाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त पाया जाता है। एक जगह पर आप जो है शहर का निर्माण कर रहे हैं, बांध का निर्माण कर रहे हैं, और वही एरिया जो है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र यदि है तो वहां पर आप भूकंप की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। कोयना का एग्जाम्पल यदि आपको महाराष्ट्र का याद हो, जहां पर कोयना नदी पे जब बांध बनाया गया तो उसकी वजह से इतना भयंकर जो है वो भूकंप, जब हम ये कहते थे कि जो हमारा दक्कन का पठार है, जो पेनिनसुलर प्लेटो है, उस पेनिनसुलर प्लेटो में अर्थक्वेक नहीं आ सकते, ये सिस्मिक हैजार्ड जोन में नहीं है, और वहां पर 7 से ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया। क्यों आया? बिकॉज वी हैव स्टोर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन दैट सरफेस। What happened? The isostasy of that area get disturbed and the result will be earthquake. तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है, ये ज्ञान एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो है वो दे सकता है। और अप्लाइड की अब यदि हम जो है वो बात करें, अप्लाइड मीन्स कैसे उसको अप्लाई आप कर सकते हैं, व्यवहार में कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे वो भलाई का काम जो है वो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट वहां पर करने में सक्षम हो सकते हैं। और किसी भी विज्ञान की जो शाखा होती है, उस विज्ञान की शाखा की जो सार्थकता है, वो सार्थकता सिद्ध होती है कि मानव के द्वारा फेस की जाने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान में वो जो विज्ञान है वो कितना कारगर सिद्ध होता है। तो किसी भी विज्ञान की शाखा की जो सार्थकता है वो उसकी मानव की समस्याओं के समाधान को लेकर जो है उसको जांचा जाता है, उसको परखा जाता है। यानी मानव जो समाज है, मानव समाज के काम वो ज्ञान कितना आ सकता है। मेडिकल साइंस है, हम कहते हैं आज जो कोरोना के एज में हम कह रहे हैं कि ये हमारे जो है फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ये हमारे योद्धा हैं। क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि मानव उस समस्या को जो आज वर्तमान समय में जिसका सामना कर रहा है, उस समस्या का समाधान उस मेडिकल साइंस में है। अब हमारी जियोमॉर्फोलॉजी वैसी मेडिकल साइंस तो नहीं है, लेकिन वो मानव जिस एरिया में निवास करता है उसका निवास स्थान कितना सुरक्षित है, ये जानकारी हम जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं वो प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो है वो एप्लीकेबिलिटी आती है। और फिर जो है यदि बात करी जाए तो वर्तमान समय में
मानव समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, अधिकांश समस्याएं जो हमारा पर्यावरण है, उस पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन है, जो एनवायरनमेंट का, उस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ जो है ये वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं, ये सारी की सारी जो है इनसे संबंधित पाई जाती है। और इसमें जो है चाहे हम लोकल लेवल पे किसी प्रॉब्लम की बात करें, हम अपने छोटे से शहर की बात कर लेते हैं, लोकल लेवल पे आपको जो समस्याएं आ रही हैं, पानी बार बार जो है वो बढ़ जाता है, या बार बार आपका पाइप जो है वो लीक हो जाता है, या फिर रीजनल लेवल पे आने वाली समस्याओं की बात करें, और या पूरे जो वैश्विक रूप में आने वाली समस्याएं जो ग्लोबल लेवल पे आती हैं, तो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, किस कारण से हुआ? मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन थे, उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इतनी अधिक गति के साथ किया कि वर्तमान समय में प्रकृति और मानव के बीच में जो सामंजस्य था, वो सामंजस्य अब अव्यवस्थित हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। उसके इम्बैलेंस होने के परिणाम स्वरूप बहुत सारी जो समस्याएं हैं, वर्तमान समय में उनको हम फेस कर रहे हैं। और जो नॉलेज है जियोमॉर्फोलॉजी का हमारा, वो इन समस्याओं को, ये जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, ये जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अध्ययन करने में, इनको समझने में और इनका समाधान देने में जो है, ये जो जियोमॉर्फोलॉजी का हमारा ज्ञान है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और थॉर्नबरी जो है, ये वो विद्वान रहे थे 1954 में, जिन्होंने अपनी किताब में जो है पहली बार जो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अपनी किताब में एक चैप्टर के रूप में जो है इन्होंने शामिल किया। और उसके बाद से जो है जो अप्लाइड एस्पेक्ट है, यानी पहले जो था वो एकेडमिक नॉलेज डेवलपमेंट थी कि हाउ वी कैन स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ processes, how the landforms, development of these landforms can be studied. But later on, after 1954, when Thornbury included a chapter on applied geomorphology in his book, thereafter people start thinking, or the geomorphologists start thinking, that the knowledge that we have acquired through our academic contribution, that should be applicable for the benefit of human society. So we have to think about how this knowledge could be beneficial for the human society. जो मानव समाज है, उस मानव समाज की भलाई के लिए, उस मानव समाज की समस्याओं के निदान के लिए, ये जो हमारा भू आकृतिक ज्ञान है, इस भू आकृतिक ज्ञान का प्रयोग जो है वो हमें करना चाहिए। और सुविंदर सिंह भी जो है वो इसी संदर्भ में लिखते हैं कि जो जियोमॉर्फोलॉजिकल टेक्निक्स हैं हमारी, या फिर जो जियोमॉर्फोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है, उनका जो रिजल्ट आता है, वो चाहे रिसोर्स की इवेल्युएशन में कि वर्तमान समय में रिसोर्सेज जो हैं वो कितने उपलब्ध हैं, चाहे जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन की बात कर लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर लीजिए, ये सारी की सारी चीजें हैं। और या फिर जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं और डिजास्टर्स हैं, इनको मिटिगेट करने में जो है, ये जो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी है, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग की यदि बात करी जाए, यानी जितना भी हमारे पास भू आकृतिक ज्ञान है, और उस ज्ञान के साथ साथ जितनी भी हमारी भू आकृतिक जो तकनीकें हैं, उन तकनीकों का जो सही मायने में प्रयोग हो सकता है, जो रियल जो एप्लीकेशन है जियोमॉर्फोलॉजी की, वो कहाँ हो सकती है, रिसोर्सेज का इवेल्युएशन है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझना है, ताकि मानव के जो विकास की दर है और जो प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, इन दोनों के मध्य में भी जो है हम एक सामंजस्य स्थापित कर सकें और डिजास्टर्स जो है उनको मिटिगेट कर सकें। और इसी संदर्भ में स्टेफन की यदि जो है वो बात करी जाए, तो उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी जो लिस्ट है, वो लिस्ट तैयार करी है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी के केस में, कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो कहाँ कहाँ पर उसकी एप्लीकेशन हो सकती है। पहला इन्होंने कहा है कि जो टोपोग्राफी है, उसकी मैपिंग के लिए जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसका प्रयोग किया जा सकता है। टोपोग्राफिकल मैपिंग में जैसे टोपोग्राफिकल सीट हम देखते हैं, चाहे हाइट है और चाहे लैंड यूज है, या जो फीचर वहां पाए जाते हैं, चाहे वो कल्चरल है और चाहे वो जो है नेचुरल है, उन सभी की जो मापिंग मैपिंग जो है, उनका जो मानचित्रण है, उस मानचित्रण में हम इस जियोमॉर्फोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। हम जो भूस्खलन होता है, जो लैंडस्लाइड है, उसके अध्ययन में इसको हम शामिल कर सकते हैं। यानी भूस्खलन के प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं
और किन क्षेत्रों में भूस्खलन होने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा पाई जाती हैं। इस प्रकार का अध्ययन जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी में हम कर सकते हैं। अवालांचेज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनिज्म है, इसके अलावा लैंड का सब्सिडेंस है। अब जैसे हम ग्राउंड वाटर की बात करें और या फिर हम ऑयल स्पिलिंग की बात करें, ऑयल एक्सप्लॉइटेशन की बात करें, जो तेल निकाला जाता है जमीन से, अब वो कितनी मात्रा में निकालते हुए जो है उस एरिया का जो रॉक स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करेगा। और एकदम से जो है यदि बहुत ज्यादा मात्रा में इसको हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तो लैंड सबसाइड होने की संभावना है। तो उन रॉक्स और वो जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके बीच का जो बैलेंस है उस मिनरल का और उन रॉक्स के बीच का जो बैलेंस है वो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। फ्लड आए, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, इससे संबंधित जो अध्ययन है उन अध्ययनों में जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। रालेगन सिद्धि की यदि हम जो है वो बात करें, ड्राउट प्रोन एरिया था, वहां पर लोग जो है वो अपनी महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अन्ना हजारे ने क्या किया वहां पे? अन्ना हजारे ने वहां पर इसी जियोमॉर्फोलॉजिकल नॉलेज को तो अप्लाई किया था। भले ही वो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी जो अप्रोच थी वो जियोमॉर्फोलॉजिकल अप्रोच थी। उन्होंने पाया कि बरसात के समय पे जो पानी आता है वो पानी नदियों में इन नालों से बह के चला जाता है। और जब बरसात नहीं होती है तो उस समय जब हमें पानी की जरूरत होती है, हमारी फसलों को जरूरत होती है, पेड़ पौधों को जरूरत होती है, तो वो पानी नहीं मिल पाते हैं। तो उन्होंने उसी जियोमॉर्फिक अप्रोच का प्रयोग करते हुए वहां पर वो चेक डैम्स और वो जो वाटर साइड मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस थी उसको अप्लाई किया। तो यही तो एप्लीकेशन है जियोमॉर्फोलॉजी की। और इसके अलावा मैन इंड्यूस्ड जो सोइल इरोजन है, आदमी अपनी कृषि का विस्तार करने के लिए, रोड बनाने के लिए, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करने के लिए अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई कर रहा है, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप सोइल इरोड हो रही है। तो उस सोइल में और वहां पर मिलने वाली वेजिटेशन के बीच का जो बैलेंस है ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ही तो बता सकते हैं। अर्बनाइजेशन के केस में बहुत लंबी चौड़ी बात हमने अभी जो है वो करी है। माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इससे संबंधित हम जो है वो बात कर सकते हैं। एक एरिया में माइनिंग हो रही है, माइनिंग में जो है वो जो माइन का जो मालिक है, उस खदान का जो मालिक है, वो पैसा कमाने के लिए बहुत तेजी से जो है वहां पर चाहे स्टोन का एक्सट्रैक्शन है, स्टोन की क्रशिंग है या सैंड एक्सट्रैक्शन है, ये सारा का सारा जो कार्य है वो कर रहा है। किस दर से करना चाहिए? अरावली के केस में देखिए, यदि आप देखें तो अरावली के केस में यही तो सबसे बड़ी समस्या आई थी कि वहां पर क्यों समस्याएं आनी शुरू हो गई कि लोगों को जहां से मिल रहे थे वहीं से उन्होंने पहाड़ काटने शुरू कर दिए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर आप जो है वो एक चेंज डिटेक्शन अगर आप देख पाए ना अरावली के एरिया का, तो आप पाएंगे इतने जख्म जो है वो अरावली की पहाड़ी के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। जबकि ये कहा गया था उन माइनिंग करने वालों को कि आप जिस दर से जितने पेड़ काट रहे हैं, जिस एरिया में आपकी माइनिंग कंप्लीट हो जाती है उतनी ही मात्रा में पेड़ आप जो है वहां पर लगाएंगे। किसी ने इस अप्रोच का जो है वो पालन नहीं किया और अंधाधुंध कटाई वहां पर कर दी। और आप वर्तमान समय में अब देखिए ना उस अरावली को, वो जो मेवात की रिज है, उस रिज को आप अब सैटेलाइट से देखिए कितनी सुंदर और कितनी ग्रीन जो है वो अपीयर हो रही है। तो हम ये बैलेंस, ये जो सामंजस्य है इसको स्थापित कर सकते हैं। कैसे होगा? एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट उसके बारे में बता सकता है। इंजीनियरिंग डिजाइन है, डैम का कंस्ट्रक्शन है, रोड का डिजाइन है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो है ये सारे के सारे काम कर सकता है। तो इसी संदर्भ में जो है अब समस्या कहां पर आ रही है? समस्या ये आ रही है कि ये जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, जो हम ज्योग्राफर्स हैं, जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, हमारी जो नॉलेज है उस नॉलेज को लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ये जो डिसीजन मेकर हैं, ये जो प्लानर हैं, दे नेवर फील दैट ए जियोग्राफर, ए जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कुड बी a great asset or tool for their planning activities। उनका जो प्लानिंग का कार्य है, चाहे रोड बनाना है, कहीं पे कुछ भी करना है, वो लोग ये समझते ही नहीं है कि जो एक भूगोल वेता है, जो एक भू आकृति विज्ञान वेता है, वो कितना महत्वपूर्ण रोल वहां पर प्ले कर सकता है और परिणाम क्या होता है, भुगतना पड़ता है। और कैसे भुगतना पड़ता है? अब आप बनारस के इलाहाबाद के केस में देख लीजिए कि जहां पर जो जियोमॉर्फिक अप्रोच थी उसको लोगों ने यूज नहीं किया, वहां के जो पॉलिसी मेकर थे उन्होंने यूज नहीं किया उसको।
और परिणाम क्या हुआ कि वो जो शहर था वो बसता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते गंगा और यमुना का जो संगम का एरिया था उसके बीच के एरिया में जाकर बस गया। और जब कभी भी जो है बरसात का सीजन आता है, इधर से यमुना में भी पानी होता है, उधर से गंगा में भी पानी होता है, सारे उस शहर के उस एरिया में जो है पानी भर जाता है। उस जियोमॉर्फिक अप्रोच का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में, इन चीजों में जो ज्योग्राफर्स है उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। लेकिन दो कारण हैं जिन कारणों से जो है अभी तक ये कार्य नहीं हो पा रहा है। पहला है कि इस संसार में जो है हमें एकेडमिक वर्ल्ड से बाहर तवज्जो नहीं दी जाती है। यानी हमें सिर्फ ये समझा जाता है कि ये केस स्टडी करने वाले लोग हैं, ये केवल ये जो है वो एकेडमिक काम करते हैं कि यहाँ पर लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट होगी, उस एरिया में ऐसी सोयल पाई जाती है, वहां पर जो है इतनी मात्रा में सेलिनिटी पाई जाती है। केवल यही जो है वो एक समझ जो है वो हमें रोकती है। और उसका कारण भी है कि हम जो ज्योग्राफर हैं, जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो हम जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हमने अपने एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशन में भी उस तरीके की चीजें जो है वो अभी तक शामिल ही नहीं करी हैं। आप जो है किसी एरिया में कोई शहर बसाने का या कुछ नया काम जो है वो होने वाला होता है, जैसे आप जो है अमरावती एनक्लेव की बात करें, तो सूरजपुर के एरिया में जो है पंचकुला में बनाया गया है। वहां पर जो है वो बहुत सारे स्प्रिंग का जो है वो एरिया था, और उस एरिया में जब वो शहर बसा दिया तो वहां पर बहुत सारे एरिया में वो पानी जो है तो पहाड़ रिसता है, ऑटोमेटिकली वो रिसना शुरू हो गया। दिक्कत क्या आई, जियोमॉर्फोलॉजिकल हैजार्ड जो है वो इस एरिया में हो सकता है। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें जो जियोमॉर्फिक और जियोग्राफिक जो एस्पेक्ट्स हैं, इनको इग्नोर इसलिए भी किया जाता है कि हमने कभी इस तरीके का कंट्रीब्यूशन जो है वो कभी ऑफर ही नहीं किया है। सो वी शुड हैव टू वर्क और ट्राई इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। और अब जो है यदि हम अपने इसी एकेडमिक पार्ट पे आ जाए, तो आरजे चोरले जो हैं, ये एक बहुत अच्छे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हुए हैं, और इन्होंने बताया है कि दो जो चीजें हैं, जब भी अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी की बात करी जाए तो दो चीजों के ऊपर जो है फोकस पूरा का पूरा होना चाहिए। और या यूं कह लीजिए कि अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है उसमें मैन एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट, और दूसरा है जियोग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी एज एन एड। और इसमें भी संदर्भ में देखिए दो तरह के हैजार्ड होते हैं। ये जो समस्याएं आती हैं, नेचुरल और मैन मेड, आप लोग जानते हैं, पढ़ भी चुके होंगे। जो प्रकृति के द्वारा आता है, लैंडस्लाइड है, बाढ़ है, सूखा है, ये सारा का सारा जो है, या साइक्लोन है, सुनामी है, ये नेचुरल हैजार्ड है। किसी एरिया में जो रेडियो एक्टिव जो प्लांट हम लगा रहे हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसमें लीकेज हो जाती है, कोई गैस रिच रिच जो है वो रिस जाती है, जैसे भोपाल त्रासदी के केस में हुआ था। या बहुत सारा जो हैजार्डियस या जो पॉइजनस मटेरियल है वो उस इंडस्ट्रियल एरिया से जो है वो रिस जाता है, और रिसने के बाद जो है वो किसी नदी में शामिल हो जाता है, तो वहां पर एक हैजार्ड लेकर आता है। तो ये सारे के सारे मैनमेड हैजार्ड हैं। और आदमी जो है वो वर्तमान समय में देखिए प्रकृति, आप अब देखिए ना, कोविड-19 की जो फेज है जिसमें पूरे संसार की जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं, आप देखिए ना कि प्रकृति किस तरीके से अपने आप को हील कर रही है। प्रकृति अपने आप को दोबारा से ठीक कर रही है। ओजोन का वो छिद्र, जिसको जो इतने साल से जो है वो एक समस्या, चिंता का विषय बना हुआ था, अब ये पिछले 1.5-2 महीने से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकी हैं, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रुकने के परिणाम स्वरूप वो इतना बड़ा छिद्र जो है वो भरना शुरू हो गया। तो प्रकृति तो अपने आप को हील कर लेती है। प्रकृति अगर एक तरफ विनाश करती है तो धीरे धीरे उसका निर्माण भी जो है वो अपने आप कर देती है, उसके जख्म पे मरहम लगाने का काम भी खुद कर देती है। लेकिन आदमी, मैन एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट, इतनी भयंकर तबाही और इतनी तेज गति से जो है वो तबाही करता है कि उसको बैलेंस करना जो है मुश्किल हो जाता है, उसको नियंत्रण करना, उसको संभालना जो है मुश्किल हो जाता है। और शायद इसीलिए आरजे चोरले ने जो है वो सबसे पहले इसमें शामिल किया है मैन एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट, और इसमें उन्होंने किया है कि ये जो है वो समस्या का कारण है। तो सबसे पहले यदि हमें समस्या को सुलझाना है
तो उस समस्या को समझना पड़ेगा, और उस समस्या को यदि हमें समझना है तो उस समस्या को समझने के लिए हमें आदमी के द्वारा किए जाने वाले इन कार्यों को समझना पड़ेगा। दूसरा, फिर हमें बात करनी पड़ेगी कि हमारा जो जियोमॉर्फिक जो नॉलेज है, वो जियोमॉर्फिक नॉलेज कहाँ पर काम आ सकता है। देखिए, मैन एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट की यदि बात करी जाए तो आदमी अपनी आर्थिक गतिविधियों में बहुत सारे जो है वो ऐसे कार्य करता है, बिल्कुल ये आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम भी ये एक अलग चीज, वो बिल्कुल आदमी के कार्यों की वजह से यही डिस्टरबेंस होता है। और असल में जितने भी प्राकृतिक जो कारक होते हैं या नेचुरल जो हैजार्ड्स हैं, वो बेसिकली जो आइसोस्टेसी का जो डिस्टरबेंस है, जो इम्बैलेंस है, उसी का परिणाम होते हैं। चाहे अर्थक्वेक की बात कर लीजिए और चाहे जो है आप लैंडस्लाइड की बात कर लीजिए, किसी की भी बात करें, ये कारण उसी का होता है। बेटा एक बार थोड़ी देर के लिए आप जो है वो अपनी भावनाओं को रोको, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं शायद जो है वो उसमें थोड़ा सा डेविएट हो सकता हूँ। तो मैन एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट जो है वो कैसे चेंज लेके आता है। अनइंटेंशनल चेंजेस होते हैं, दो तरह के चेंजेस हैं, एक इंटेंशनल चेंज और एक अनइंटेंशनल चेंज। इंटेंशनल चेंज का मतलब उसको पता है इसका क्या नुकसान होगा और वो फिर भी उसको करता जा रहा है। जैसे वर्तमान समय में अगर हम जो है वो बात करें कि हमें पता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रिलीज हमारे जो एनवायरमेंट है उसके लिए बहुत घातक है, डेंजरस है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उन गतिविधियों को नहीं रोक रहे हैं। इसको हम कहते हैं इंटेंशनल चेंज। अनइंटेंशनल चेंज, उसको ये नहीं पता है कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा और फिर वो लगातार वही कार्य जो है वो करते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो है, यदि वो रोड पे ड्रिलिंग करता है, आज तो चलिए उसको पता चल गया, लेकिन पहले जरूरी ये था कि रोड के द्वारा जो है वो दूर दराज के शहरों को या पहाड़ी एरिया को जो है वो मैदानी भागों से जोड़ना जरूरी था। लेकिन उसका ये नहीं पता था कि ये रोड जो है वो अंत में एक स्ट्रीम के रूप में तब्दील हो जाएंगे। और बहुत बड़ा जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन इन रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से ही जो है, ये मास मूवमेंट है, लैंडस्लाइड है, स्लो फेलियर है, ये इन्हीं वजह से आ जाएगा। तो ये हमारे होते हैं अनइंटेंशनल चेंजेस। तो जैसे जंगल काटता है इंसान, उसको पहले नहीं पता था कि जंगल काटने के क्या परिणाम हो सकते हैं, अनइंटेंशनल चेंज है। ग्रास लैंड को बर्न करता था वो, आदि मानव की बात करें तो वो, जैसे झूम कृषि की हम बात करें, बुश फायर जो एग्रीकल्चर है उसकी बात करें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो है बात करें, तो ये कई सारी चीजें जो है वही होती हैं। क्वेरिंग है, ऑयल ड्रिलिंग है, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोइटेशन है, इंजीनियरिंग वर्क है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आदमी जो है वो एक चेंज एजेंट जो है, चेंज की भांति काम करता है। जियोमॉर्फोलॉजी एक एड की तरह, एक सहायता की तरह कैसे काम करती है, नेचुरल हैजार्ड का मैप तैयार कर सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से। एनवायरमेंटल जो मैपिंग है वो हम कर सकते हैं कि इरोजन को कैसे कंट्रोल किया जाए। एक जगह हमने देख लिया कि इरोजन बहुत हो रहा है, कारण क्या है कि नदी के पानी का जो वेग है वो बहुत अधिक है, कैसे किया जाए। वी हैव आइडेंटिफाइड सम सुटेबल साइट्स और वहां पर चेक डैम बना दिए, तो उसको हम रोक सकते हैं। अर्बन हैजार्ड मैपिंग, अर्बन फ्लड है, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, थोड़ा डिस्कशन हमने पीछे किया था और काफी बड़ा डिस्कशन जो है वो अभी भी हम करेंगे। टेरेन इवेल्युएशन है, टेरेन इवेल्युएशन में यदि बात करी जाए, उस एरिया की जो टोपोग्राफी है उसको समझना, उसको अध्ययन करना है। इम्पैक्ट असेसमेंट है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी एक एजेंट की तरह जो है वो काम कर सकती है, जिसमें हम चेंज को जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी देखिए, इसी संदर्भ में यदि इसी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है या जो जियोमॉर्फोलॉजी की जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत बड़े एरिया हैं, बहुत ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे एरियाज में इसकी एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करी जा सकती है। सभी एप्लीकेशंस को इस लेक्चर में भी डिस्कस करना जो है वो संभव नहीं है। तो इसी कारण से कुछ लिमिटेड जो है एप्लीकेशन जियोमॉर्फोलॉजी की यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और इसमें से तीन जो एप्लीकेशन है
उसके ऊपर मुख्य तौर पर जो है यहाँ फोकस करेंगे। पहला एक जो एक्सेलरेटेड रेट है इरोजन का, यानी आदमी की इन जियोमॉर्फिक एक्टिविटीज के द्वारा जो एक इम्पैक्ट वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है उसके बारे में, और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। कुछ लार्ज इंजीनियरिंग वर्क्स हैं जैसे डैम्स की कंस्ट्रक्शन है, उसके केस में कैसे जो है हम इस अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में उसकी स्टडी करते हैं, और एक जो अर्बन जो मैपिंग है उसमें किस प्रकार से जो है जियोमॉर्फोलॉजी के द्वारा कार्य किया जा सकता है। तो इन तीन केसेज में जो है हम अपना डिस्कशन करेंगे, और 2 मिनट के लिए जो है थोड़ा सा मुझे, मैं पानी पी लेता हूँ और उसके बाद ये डिस्कशन हम कैरी ऑन करते हैं। देखिए, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में पहली एप्लीकेशन में यदि हम एक्सेलरेटेड रेट ऑफ इरोजन इसके संदर्भ में बात करें, तो देखिए इरोजन जो है वो शुरुआती दौर से चला हुआ है। जब से ये डेनोडेशन के एजेंट ने काम करना शुरू किया है, या हम ये कहें कि हमारी पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है, ये बाहरी आवरण जब से ठोस अवस्था में आया है, तब से जो है यहाँ पर एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों तरह के कार्य फोर्सेज हैं वो कार्य कर रही हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेज की बात करें तो दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन वर्क्स, यानी पहाड़ बना दिया, मैदान बना दिया, पठारी भाग का निर्माण कर दिया, ये सारी चीजें जो है डिप्रेशन क्रिएट कर दिया। ये जो कंस्ट्रक्शन के कार्य हैं, इन कार्य में जो है ये लगी हुई है हमारी जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं। डिस्ट्रक्शन का जो कार्य है उसमें एक्सोजेनेटिक फोर्सेज लगी हुई है, यानी जो भी इम्बैलेंस अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो एंडोजेनेटिक फोर्सेज के द्वारा, एंडोजेनेटिक फोर्सेज क्या करती हैं, ये आइसोस्टेसी को मेंटेन करने का प्रयास करती हैं। अगर आपने आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा हो, तो उस कॉन्सेप्ट में भी ये कहा गया है कि पृथ्वी के जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, ये ऊपर उठे हुए भाग जो है हल्के हैं, हल्के पदार्थों से निर्मित है, और जो नीचे क्षेत्र हैं वो भारी पदार्थों से निर्मित है, और इसी बीच में जो है एक आइसोस्टेसी इनके बीच में निर्मित हुई है। अब ये जो डेनुडेशनल एजेंट है ये करते क्या है, उस पहाड़ी भाग को काटना शुरू कर देते हैं, और जो नीचे क्षेत्र है निम्न क्षेत्रों में निक्षेपण करना शुरू कर देते हैं। जहां पर हमने भार को बैलेंस किया हुआ था, तो ऊपर उठे हुए भाग के तो भार को इन्होंने कम कर दिया, और जहां पर भार पहले से अधिक था वहां पर इन्होंने निक्षेपण कर दिया, तो परिणाम स्वरूप आइसोस्टेसी डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से जो है वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस काम करती हैं। जब भी वो काम करती है उनके काम को बिगाड़ने का काम जो है वो किया जाता है एंडो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा। ये तो बात है प्राकृतिक सामंजस्य की, लेकिन आदमी ने भी जो है एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट जो है वो बहुत सारे ऐसे कार्य करे हैं जिनके कारण से जो है ये जो इरोजनल प्रोसेस था, ये जो इरोजन का जो एक बैलेंस भी निर्मित हुआ था। क्योंकि स्ट्रीम इरोजन की यदि हम बात करें, तो स्ट्रीम इरोजन जो है वो बेसिकली एक इक्विलिब्रियम होता है दो चीजों में। वहां पर शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों के मध्य में जो है एक इक्विलिब्रियम होता है। जब भी किसी क्षेत्र का उत्थान होता है, वहां पर नदियां जो है, जो बहता हुआ जल है वो कार्य करना शुरू कर देता है, और जब उस बहते हुए जल का कार्य शुरू होता है तो उस क्षेत्र में अपर्दन का कार्य शुरू होता है, और बहुत तेजी से अपर्दन का कार्य जो है इन इस बहते हुए पानी के द्वारा किया जाता है। अब ये जो अपर्दन का कार्य है वो धीरे धीरे एक इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाता है। चट्टाने अपने आप को जो है उस नदी के बहते हुए जल के वेग और मात्रा के साथ जो है बैलेंस करना शुरू कर देती हैं, और एक नेचुरल बैलेंस डेवलप हो जाता है। रिवर में जो फ्लो है वाटर का, जो वेलोसिटी है वाटर की, और उस वेलोसिटी के साथ जो उसमें सेडिमेंट लोड है, सारी चीजें जो है एक बैलेंस में आ जाती है। और ऐसा अगर डिस्टरबेंस होगा तो वो प्राकृतिक कारण से होगा, तो जलवायु परिवर्तन या नियो टेक्टोनिक जो चेंजेस होते हैं उन सभी के कारण ऐसा होता है। लेकिन इनके बीच में आदमी जो है जब ये घुस जाता है, तो बगैर किसी प्राकृतिक परिवर्तन के ये जो इम्बैलेंस है, ये जो इक्विलिब्रियम है, ये डिस्टर्ब कर देता है।
कैसे करता है, इस प्रॉब्लम को यदि हम समझें कि ये जो इरोजन का रेट है, जो ये एक्सेलरेट हुआ है, ये जो बढ़ा है, किन कारणों से बढ़ा है? डिफोरेस्टेशन। पेड़ हैं, एक पहाड़ी की ढलान है, उस ढलान के ऊपर पेड़ हैं। जब भी बारिश गिरती है तो बारिश सबसे पहले उन पेड़ों के द्वारा रोक ली जाती है और वो बारिश तेजी से जमीन के संपर्क में नहीं आ पाती और धीरे धीरे जो है वो पानी जो है उन पेड़ों से होते हुए जमीन तक पहुंचता है। इंटेंसिटी कम होती है और धीरे धीरे वहां पर रन ऑफ डेवलप होता है और परिणाम स्वरूप जो इरोजन का रेट है वो कम हो जाता है। आदमी ने क्या किया, उन पेड़ों को साफ कर दिया। पेड़ साफ कर दिए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पेड़ों ने जो एक ज्वाइंट क्रिएट किया हुआ था, जो उस सोइल को वो बाइंड किए हुए थे, वो बाइंडिंग कमजोर पड़ गई। फिर जो बारिश होती थी वो बारिश सीधी जमीन पे गिरनी शुरू हो गई। सीधी जमीन पे गिरनी शुरू हो गई तो तेजी से रन ऑफ डेवलप हुआ। रन ऑफ तेजी से डेवलप हुआ तो जो ओवरलैंड फ्लो है, उस ओवरलैंड फ्लो का जो रेट है, जो स्पीड है, वो अधिक हो गई और उस बढ़ी हुई स्पीड के परिणाम स्वरूप वहां पर अपरदन की जो दर है वो बढ़नी शुरू हो गई और इरोजन जो है वो एक्सेलरेट हो गया। तो डिफोरेस्टेशन एक कारण हो गया। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसके लिए भी मानव ने जो है वो मिट्टी को वहां पर खोदना शुरू कर दिया, इन पेड़ों की कटाई जो है वो करना शुरू कर दिया। या जो ड्रेनेज बेसिन था, उस ड्रेनेज बेसिन में अर्बन एक्टिविटीज को बढ़ा दिया। अर्बन एक्टिविटीज में ड्रेनेज बेसिन था, वहां पर पेविंग कर दी, वहां पर पक्का धरातल का निर्माण कर दिया। जितनी बारिश गिरी, सारी की सारी बारिश जो है वो रन ऑफ के रूप में डेवलप हुई और बहुत तेजी से रन ऑफ जो है, एकदम वो रन ऑफ जो है उस अर्बन एरिया से, उस शहर से जो है नदी की तरफ भागता है। नदी में अचानक से बाढ़ आ जाती है, तेज पानी और बहुत अधिक पानी जब नदी में आता है तो जो अपरदन है वो बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है। तो एक्सेलरेट हो जाता है इरोजन का रेट। और इसके अलावा जो है वो बात करी जाए तो बहुत सारी इसके परिणाम क्या हुए? इसका परिणाम हुआ स्लो फेलियर, यानी सूर्य की किरणें भी उस पहाड़ की मिट्टी को सीधे नहीं छू पा रही थी और उस कारण से जो वेदरिंग प्रोसेस था वो भी बहुत स्लो था और बारिश भी सीधी नहीं गिर पा रही थी। अब क्या हुआ कि जब डिफोरेस्टेशन हो गया तो सूर्य की किरणें सीधी वहां पर गिरने लगी, तो इंसोलेशन का रेट था वो बढ़ गया और वेदरिंग प्रोसेस की वजह से वो जो मिट्टी थी, तो पहले वो पेड़ उसको पकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे, वो मिट्टी के पकड़ जो है वो ढीली हो गई, वहां पर डिसइंटीग्रेशन हुआ और जैसे ही बारिश हुई वो पूरी की पूरी जो स्लोप है, वो पूरा का पूरा जो लैंड है वो स्लाइड करके नीचे आ जाता है। स्लो फेलियर लैंड स्लाइड एक्टिविटीज का एक परिणाम हुआ। इसके लिए स्लोप वाश जो है, पूरी की पूरी स्लोप जो है वो साफ हो जाती है। गलीज डेवलप होनी शुरू होगी, बहुत कटाव जो है वो नालिकाएं विकसित होनी शुरू हो गई उस एरिया में। और जो रिवर में जो सेडिमेंट है, अब ये जो कटाव हुआ, ये जो तेजी से ये जो मटेरियल हुआ, ये जो लैंडस्लाइड हुई, उसका परिणाम क्या हुआ कि नदी में जो सैंड की मात्रा है, जो सेडिमेंट है, वो अमाउंट बढ़ना शुरू हो गया। और इसी का एक परिणाम यदि मैं आपके साथ शेयर करूं तो आइवोरे, पोर्ट डी आइवरे जो है तंजानिया का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है वो ना के बराबर जो है वो सेडिमेंट होता था रिवर्स में, लेकिन जब से डिफोरेस्टेशन इस एरिया में इन हिल स्लोप के ऊपर जो है वो कोट डी आइवरी के एरिया में डिफोरेस्टेशन हुआ है, उसके बाद से जो है 10,800 से लेकर 17,000 टन मिट्टी एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया से एक साल में जो है वो नदियों के द्वारा बहाकर लेकर आई जाने लग गई है। यानी फॉरेस्ट एरिया जब तक वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था, तो उस फॉरेस्ट एरिया के एग्जिस्टेंस के परिणाम स्वरूप रिवर में जो सेडिमेंट लोड था वो सेडिमेंट लोड ना के बराबर था। लेकिन जब से यहाँ पर जो है ये डिफोरेस्टेशन हुआ है तो एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया से 10,000 से लेकर 17,000 टन जो मिट्टी है वो एक साल में नदियों के द्वारा बहाकर लेकर आई जाने लगी उस एरिया से। तो ये है वो एक्सेलरेटेड रेट ऑफ इरोजन। दूसरा, यदि हम हिमालय के एक छोटे से एरिया में जो है रावत के द्वारा एक स्टडी करी गई थी, उस स्टडी में ये पाया गया कि जो डिफोरेस्टेशन है और एक्सपेंशन है एग्रीकल्चर का, वो जो टेरेस एग्रीकल्चर है या वहां पर जो पेड़ों की कटाई हो रही है, उस कटाई की वजह से उस छोटे से वाटर शेड में
5 से 10 गुना जो सेडिमेंट है वो वहां से उन रिवर्स में जो है वो सेडिमेंट के लोड में वृद्धि हुई है। हिमालय के एरिया की यदि जो है वो बात करी जाए तो 1,000 टन जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से एक साल में जो है वो एनुअल सेडिमेंट जो है वो हिमालय के एरिया से प्रोड्यूस होता है। और इसके कारण इसके परिणाम फिर क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की जो स्ट्रीम है वो भरना शुरू हो जाती है। वो भर जाती है तो ओवरलैंड फ्लो और ज्यादा विकसित होता है। ओवरलैंड फ्लो जब ज्यादा विकसित होता है तो और ज्यादा इरोजन होता है। और वो इरोडेड मटेरियल जब उस नदी में पहुंचता है तो उस नदी के मध्य भाग में जो बार है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और ब्रेडेड चैनल जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यानी जो डिपोजिशन है वो अनइंटेंशनली और जो है वो अननेचुरली जो है वो रिवर के द्वारा उस एरिया में होना शुरू हो जाता है जहां पर वो सेडिमेंट जो है डिपॉजिट नहीं होना चाहिए था। और ये जो एक्सेलरेटेड है रेट ऑफ इरोजन है, सेडिमेंट का ट्रांसफर है या फिर सिल्टिंग होती है रिजर्वोयर्स की, यही जो है वो रिजर्वोयर में उन डैम के एरिया में जाकर जो है वहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो यहां तक तो बात ही जो चोरले ने बात करी थी ना कि व्हाट इज प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज एक्सेलरेटेड रेट ऑफ इरोजन। Where this problem lies? This problem lies in deforestation, expansion of agricultural activities, development of urbanization in drainage basin and many other things. तो ये हमने यहाँ पर समझा कि ये जो इंटेंसिटी है ये प्रॉब्लम असल में कहाँ है। एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स? द रिजल्ट क्या हुआ? स्लोप फेलियर, स्लोप वाश और सिल्टेशन। कहां पर? जो डैम का एरिया है वहां पे। तो ये सारे के सारे परिणाम हुए। और इसमें क्या था? मैन एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट काम कर रहा है। हाउ जियोमॉर्फोलॉजी नाउ कुड बी यूजफुल फॉर अस टू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहाँ है? डिफोरेस्टेशन में। हाउ वी कैन कंट्रोल द डिफोरेस्टेशन? द मेन क्वेश्चन लाइज एंड अराइज हियर। बीइंग ए जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हम ये कह सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन यदि समय की आवश्यकता है, जरूरत भी है, तो डिफोरेस्टेशन उस एरिया में करिए जहां पर स्लोप कम है। स्लोप कम होगा तो रन ऑफ कम विकसित होगा, कम स्पीड से डेवलप होगा। और यदि जो रन ऑफ है उसकी गति कम होगी तो जो अपर है उसकी गति भी जो है कम हो जाएगी। जो स्टीप स्लोप के एरियाज हैं उन स्टीप स्लोप के एरियाज की मैपिंग करेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी से। और उन स्टीप स्लोप के एरियाज की मैपिंग करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि इस एरिया में डिफोरेस्टेशन जो है वो हैजार्डस है और इस एरिया में डिफोरेस्टेशन जो है वो कंपैरेटिवली लेस हैजार्डस है। सो वी आर एबल टू मिटिगेट द इफेक्ट। फिर हम क्या कर सकते हैं? वो जो स्लोप फेलियर है उन स्टीप स्लोप के एरियाज को आइडेंटिफाई करके हम इस डिफोरेस्टेशन को रोक सकते हैं। हम उस एरिया का एक जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप तैयार करने के बाद भी ये बता सकते हैं कि ये लो लाइंग एरिया है। इस एरिया में आप अर्बन एरिया जो है वो डेवलप ना करिए। ये जो ट्रेंड चला हुआ है रिवर साइड व्यू, इस व्यू को अवॉइड करिए। ये बहुत घातक है, प्रकृति को नुकसान दे रहा है। तो आप शहर को अगर बसाएं भी तो उस नदी घाटी के क्षेत्र से थोड़ा सा दूर बसाइए ताकि उस अर्बन एरिया से वो जो फ्लड डेवलप होती है जिसको अर्बन फ्लड कहा जाता है बारिश के समय, वो नदी में अगर पहुंचे भी तो तेजी से ना पहुंचे और नदी में एकदम से बाढ़ की स्थिति जो है वो विकसित ना हो। आप नदी घाटी के क्षेत्र में नदी के जो हमारे जो नेचुरल लीवरेज हैं उन एरियाज में उस अर्बन एरिया को आप जो है डेवलप ना करिए ताकि उस बाढ़ को उस सेडिमेंट के ईल्ड को जो है वो रोका जा सके। उसको उस रिड्यूस हम जो है वो कर सकते हैं। और वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वाटर साइड को डेलिनिएट करिए जियोमॉर्फोलॉजी में। डेलिनिएट करने के बाद उसका स्लोप एस्पेक्ट स्टडी करिए, उसका जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी करिए, वहां पर जो सोइल टाइप है उसको स्टडी करिए, वहां पर लैंड यूज को स्टडी करिए। और फिर उस वाटर साइड को सब वाटर साइड में डिवाइड करिए। सब वाटर साइड में डिवाइड करने के बाद जो है आप उनका प्रायोरिटाइजेशन करिए कि किस एरिया में जो है वो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो इस सेडिमेंट यील्ड का आ रहा है। उस एरिया में कैसे रोका जा सकता है? क्या लैंड यूज को चेंज करने की जरूरत है? या जो रिवर का जो फ्लो डेवलप हो रहा है वो बहुत तेज डेवलप हो रहा है, क्या उसको चेक लगाने की जरूरत है? चेक डैम क्रिएट करने की जरूरत है? क्या गली फलक जो है वो डेवलप करने की जरूरत है?
तो ये सारा का सारा जो अध्ययन है वो जियोमॉर्फोलॉजी की सहायता से हम कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम है, एक्सेलरेशन है जो रेट इरोजन का, उस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए आप जो है वो मिटिगेशन मेजर सजेस्ट कर सकते हैं, बीइंग ए जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। दूसरी एप्लीकेशन की यदि इसमें बात करी जाए, दूसरे अप्लाइड एस्पेक्ट की यदि मैं बात करूं, तो डैम कंस्ट्रक्शन में जो इंजीनियरिंग वर्क्स हैं, उन इंजीनियरिंग वर्क्स में जो डैम कंस्ट्रक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यदि जो है अभी हम बात करें, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या का काफी जो है वो तेजी से विस्तार हो रहा है, जनसंख्या का तेजी से विस्तार होना जो है वो फूड की रिक्वायरमेंट को बहुत तेजी से विकसित कर रहा है। यानी जो खाने की जो जरूरतें हैं वो बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं, फूड की रिक्वायरमेंट जो है, डिमांड बहुत बढ़ रही है। उसके लिए हमें एग्रीकल्चरल एरिया का एक्सपेंशन करना पड़ रहा है। एग्रीकल्चरल एरिया मैक्सिमम उस एरिया में किया जा रही है एग्रीकल्चर जहां पर जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी कम है, उसको अवेलेबल करवाने के लिए नदियों पे बांध बनाए जा रहे हैं, ताकि उस बांध से पानी को जो है हम डाइवर्ट करके इरिगेशन जो कैनाल्स हैं, उन कैनाल्स के द्वारा जो एग्रीकल्चरल एरिया है वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट जो है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। संसार की 60% जनसंख्या जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में निवास कर रही है। और इतनी बड़ी जनसंख्या और ट्रॉपिकल एरिया में जो क्लाइमेट है वो एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट का डोमिनेंस है, जहां पर ये जनसंख्या सबसे अधिक पाई जा रही है। तो वहां पर नदियों के द्वारा या फिर भूमिगत जल के द्वारा ही सिंचाई करी जा सकती है। और इसमें यदि आप देखेंगे तो जो डैम कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है, जो बांध निर्माण का कार्य है, वो 20वीं शताब्दी के पहले हाफ से यानी 1950 के बाद से है, जो बहुत तेजी से बढ़ा है। और संसार में यदि इन बांधों की संख्या के बारे में आप बात करें तो 1950 के बाद से बड़े बड़े बांधों का जो निर्माण का कार्य है वो तेज भी हुआ है, और उनकी संख्या में भी जो है वो बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, यानी सकारात्मक प्रभाव भी हैं बांध के निर्माण के। सकारात्मक प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव में यदि बात करी जाए तो बांध के द्वारा हम फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। उस नदी का वो पानी जो आसपास के एरिया में जो है बिखर जाता था और बाढ़ की स्थिति पैदा करता था, उसको हम बांध में रोक सकते हैं। हम पावर जनरेट कर सकते हैं बांध से, बहुत सारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो इन डैम के एरिया से किया जाता है। हम इरिगेशन कर सकते हैं, यहाँ से जो सिंचाई है उस सिंचाई के कार्य में हम जो है इन बांध का काम ले सकते हैं। रिक्रिएशन में बहुत सारे लोग हैं जो बांध को देखना चाहते हैं, उस बांध में जो है वो बोट चलाना चाहते हैं, नाव नौकायान करना चाहते हैं, तो रिक्रिएशन के रूप में भी इनका काम किया जा सकता है। लेकिन एक बांध के निर्माण की वजह से फायदा आपको जितना दिख रहा है उसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा विकसित होते हैं बांध की वजह से। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलप होते हैं? जो रिवर, जो स्ट्रीम का फ्लो का पैटर्न है और जो सीजनल वेरिएशन है उस फ्लो के पैटर्न में, वॉल्यूम में और सीजनल वेरिएशन वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी जहां पर आपने बांध का निर्माण कर दिया, उस क्षेत्र से आगे अगर जो है आप उस नदी को देखेंगे तो उस नदी में जो पानी के बहने की जो मात्रा है और उसका जो सीजनल चेंज है वो बहुत अधिक है। यमुना का उदाहरण अगर आप ले ले तो ताजेवाला से आगे यमुना में ना के बराबर पानी बहता है, पानी बिल्कुल बह के नहीं चलता है। लेकिन जब बारिश आती है तो यमुना नदी में पानी जो है वो बेतहाशा मात्रा में जो है वहां से छोड़ दिया जाता है, बहुत अधिक पानी बहता है, सीजनल वेरिएशन आ गया। यानी सूखे समय पे जब उस रिवर की इकोलॉजी को, उस रिवर में मिलने वाली जो वनस्पति थी, जो जीव जंतु थे उसके आसपास के एरिया के, उनको जब सूखे समय में पानी चाहिए था तब तो वो पानी बांध में रुक गया। लेकिन जब बाढ़ के समय पे उनके पास भी पानी था तब वो पानी बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट फिर क्या आता है? सेडिमेंटेशन। उस रिजर्वोयर में 90% के करीब जो है वो अध्ययन बताते हैं, जैसे इचारी डैम की अगर जो है वो बात करी जाए ना, तो इचारी डैम टॉन्स जो रिवर है, यमुना की एक जो ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर बनाया गया था। और इस बांध में जो है वो सेडिमेंट जो रिवर में आता था, उस सेडिमेंट की वजह से 2 साल में ही जो है पूरा का पूरा जो बांध है वो पानी से भर गया, और सॉरी जो सेडिमेंट से जो है वो फिल हो गया। तो सिल्टेशन की जो है वो एक समस्या आती है, खासकर ट्रॉपिकल एरिया में।
और ये जो सेडिमेंट था, वो सेडिमेंट उस नदी के द्वारा अपने उद्गम स्थान से लेके अपने मुहाने तक बिछाया जाता था। कहीं पे उस सेडिमेंट के द्वारा अलुवियल फैन बन रहा था, कहीं पे फ्लड प्लेन बन रहा था, कहीं पर नेचुरल लीवी की डेवलपमेंट हो रही थी, कहीं पर जो है वो डेल्टा की डेवलपमेंट हो रही थी। ये पूरा का पूरा जो है वो प्रभावित हो जाता है ये एरिया, और ये पूरा का पूरा काम, वो सेडिमेंट की जो सप्लाई है, सेडिमेंट की सप्लाई जो है वो बंद बंद हो जाती है। सेडिमेंट का लॉस होता है उस एरिया में। फोन तो रख लो। और इसके अलावा फिर क्या होता है, जब नदी में पानी की जो मात्रा है, नदी में पानी की मात्रा जो है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम कम हो जाती है, बांध से आगे के एरिया में नदी में पानी की मात्रा जो है वो लगातार कम हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो उस एरिया के ग्राउंड वाटर की जो टेबल थी वो लगातार नीचे जाने लग जाती है, और ग्राउंड वाटर जो है उस एरिया में डिप्लीट करने लग जाता है। और ग्राउंड वाटर के ऊपर जितनी भी इकोलॉजी उस एरिया की डिपेंड करती थी, वो सारी की सारी इकोलॉजी प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा जब सेडिमेंट जो है वो नदी के पानी में नहीं होता है, तो उस सेडिमेंट के ना होने के परिणाम स्वरूप जो है रिवर की जो इरोजिव कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। नदी की अपर्दन करने की जो क्षमता है, उस क्षमता में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, और परिणाम स्वरूप डाउन स्ट्रीम जो है वो रिवर के द्वारा जो इरोजन है वो बहुत अधिक किया जाता है। और कुछ अध्ययनों में ऐसा सामने भी आया है कि नदी में जो है बांध से आगे के एरिया में 2 से लेकर 10 मीटर तक जो है वो नदी ने कटाव के द्वारा अपनी जो घाटी है, अपना जो चैनल है, उस चैनल को गहरा कर दिया है। फिर उस बांध में हमने जो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को स्टोर कर दिया है, उस पानी के स्टोरेज की वजह से वहां पर जो आइसोस्टेसी का डिस्टरबेंस, जो इम्बैलेंस होता है, उस आइसोस्टेसी के इम्बैलेंस के परिणाम स्वरूप वहां पर बांध जो है, जो भूकंप है वो बहुत अधिक आते हैं। जैसे कोयना रिप बांध के केस में हमने जो है वो बात करी थी, तो वहां पर जो है वो अर्थक्वेक इसी का एक परिणाम था। इसके अलावा जो बांध में पानी रुकेगा, वो पानी उस एरिया में की जो चट्टाने हैं वहां पर शिपिंग प्रोसेस के द्वारा बढ़ेगा। शिपिंग प्रोसेस के द्वारा जब अपस्ट्रीम उसकी मूवमेंट होगी, तो वहां पर स्लोप फेलियर के भी जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस उस एरिया में हो जाते हैं। और इसके अलावा जो बीच है, डेल्टा है, वहां पर स्टारवेशन हो जाता है, वहां पर सेडिमेंट की जो सप्लाई है वो सप्लाई बहुत कम जो है उस एरिया में हो जाती है। और अध्ययनों में ऐसा पाया गया है कि बांध से आगे के एरिया में, जहां पर बांध का निर्माण कर दिया जाता है, उससे आगे के एरिया में 90% के से अधिक जो है वो सेडिमेंट की सप्लाई का जो रेट है वो कम हो जाता है। और इसमें फिर जो है यदि अब बात करी जाए कि ये सारे के सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं, आप भी जो है देखिए, हम उत्तर भारत के निवासी जो हैं वो हरिद्वार बहुत बार जाते हैं। और हरिद्वार यदि आप जो है गए हों, और हरिद्वार जो लोग जाते हैं वो ऋषिकेश भी जाते हैं। ऋषिकेश में आप जो है यदि गंगा नदी को देखें, और गंगा नदी में बहने वाले पानी की मात्रा और उसके वेग को देखें, तो आप देखेंगे कि गंगा नदी बहुत सुंदर तरीके से जो है, बहुत ज्यादा मात्रा में गंगा नदी में पानी प्रवाहित हो रहा है, सेडिमेंट जो है वो भी उसमें शामिल है। और फिर हर की पौड़ी से, जहां से आप हरिद्वार में हर की पौड़ी की तरफ मुड़ते हैं मेन रोड से, उस मेन रोड पे थोड़ा सा ऋषिकेश की तरफ अगर आप आगे चले जाएं, जहां पर चरण सिंह बैराज का निर्माण हुआ है, उस बैराज से आगे की तरफ के एरिया में आप देखिए, यहाँ माता चामुंडा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए हम सभी जाते हैं। वो उस चामुंडा देवी को के मंदिर की तरफ जाते हुए जब आप उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, वहां पर आप गंगा नदी को देखिए, और आप ऋषिकेश में गंगा नदी को देखिए, आप देखिए गंगा नदी की क्या हालत है उस बैराज की वजह से, उस डैम की वजह से। हालांकि बहुत सारा पानी जो है वो बाद में जो हर की पौड़ी से होते हुए जाता है, उसको फिर से थोड़ा सा शामिल कर दिया जाता है गंगा नदी के फ्लो में। लेकिन आप देखिए ना, डैम की वजह से उस गंगा नदी की क्या हालत जो है वो उस एरिया में हो जाती है। ऋषिकेश के एरिया में वो गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, और एक जो है चामुंडा नदी की तरफ जाते हुए, जो चामुंडा मंदिर की तरफ जो है वो चंडी सॉरी चामुंडा मैं बार बार कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, चंडी देवी के मंदिर की तरफ जाते हुए जो है आप उस ब्रिज के ऊपर से उस नदी को देखें, तो आप समझ सकते हैं कि जो डैम है, उस डैम का क्या प्रभाव जो है वो नदी के ऊपर देखने को मिलता है। और कभी यदि जो है पानीपत में
या पानीपत से आगे दिल्ली में जो है आप यमुना नदी को देख पाए हो, तो उसी यमुना नदी को आप जो है वो ताजेवाला से पीछे जाकर देखिए, आप जो है आप उस यमुना नदी को देखिए, जो गुरुद्वारा जो एक है वहां पर, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा के एरिया में आप यमुना नदी को देखिए, कितनी सुंदर वो यमुना नदी वहां पर प्रवाहित हो रही है। और उसके बाद आप पानीपत के जो हमारा ब्रिज है जो उत्तर प्रदेश से हमें जोड़ता है, और फिर दिल्ली में आप जो है आईएसबीटी जो कश्मीरी गेट है उसके सामने ही वो यमुना नदी प्रवाहित हो रही है। एक बार समय निकालकर 2-4 मिनट का दिल्ली गए हुए हैं तो आप वहां पर जाकर देखिए, आप वो हालात देख सकते हैं कि उस डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हालत जो है वो नदियों की होती है। तो उन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को भी आप देख सकते हैं और उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स का भी आप जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। और बहुत विस्तार से आपके साथ मैंने चर्चा करी है कि कैसे जो है वो ये अप्लाइड एस्पेक्ट जो है वो डेवलप होते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के। तो अब उसी आधार पर आप सोचिए कि बीइंग ए जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हम इस समस्या का समाधान जो है वो कैसे कर सकते हैं। और उसमें आपके साथ में यदि शामिल करूं इसी बात को, देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत बार जो सिस्मिक जोन है उस सिस्मिक जोन के एरिया में जो डैम है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। और सिस्मिक जोन के एरिया में अगर डैम का कंस्ट्रक्शन होगा तो एक तो उस एरिया में भूकंप जो आते हैं वो पहले से ही बहुत अधिक आ रहे हैं, और दूसरा उसमें आपने बांध क्रिएट करके आइसोस्टेसी को भी और डिस्टर्ब कर दिया, तो परिणाम क्या होगा कि बहुत तेजी से जो है वो भूकंप की संख्या बढ़ेगी और आपका डैम जो है वो फेलियर हो जाएगा, आपका डैम जो है वो फेल हो जाएगा। और वहां पर सिस्मिक एक्टिविटीज की बदौलत लैंडस्लाइड और वो बहुत सारी चीजें बढ़ सकती हैं। तो बीइंग ए जियोमॉर्फोलॉजी सबसे पहले हम क्या काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं कि हम डैम का कंस्ट्रक्शन जो साइट है उसको सिस्मिक जोन से बाहर सजेस्ट करें, जहां पर भूकंप के आने की बहुत ज्यादा संभावना है उस एरिया में डैम सजेस्ट ना करें। दूसरा जो हम जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होने के नाते कर सकते हैं, जहां पर उस एरिया में आप जो है जिन एरिया में या जिन नदियों के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में सेडिमेंट जो है वो बहाकर लेकर आया जाता है, उस एरिया में आप डैम को सजेस्ट ही ना करें। डैम सजेस्ट करें तो उस एरिया में करें जहां पर सेडिमेंट की मात्रा कम है, ताकि जो सिल्टेशन है, जो इचारी डैम टॉन रिवर के ऊपर जो बनाया गया था उसके संदर्भ में जो हमने बात करी वैसी परिस्थिति पैदा ना हो। तीसरा, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होने के नाते आप जो है जिस एरिया में डैम बनाया जा रहा है उस एरिया का जियोलॉजिकल मैपिंग करें पूरी की पूरी, और जियोलॉजिकल मैपिंग करने के बाद आप देखें कि पोरोसिटी और परमिएबिलिटी के संदर्भ में वहां पर चट्टानों की क्या स्थिति पाई जाती है। अगर वहां पर परमिएबल और पोरस रॉक बहुत अधिक पाई जाती है तो उस एरिया में डैम का कंस्ट्रक्शन जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि वो पानी सीपिंग प्रोसेस के द्वारा अगर इन चट्टानों ने सोख लिया तो सोखने के बाद जो स्लोप फेलियर है उसकी एक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और इसी का एग्जांपल यदि मैं आपसे बात करूं तो पॉइंट एक डैम है जो आल्प्स का जो पर्वत है उसमें इटली इटली के एरिया में जो है ये एक डैम बनाया गया था। और 1963 में यहाँ, और दूसरा जो है इसका एग्जांपल एक अलग एग्जांपल है, तो आप उन एरिया में जो है अवॉइड करें। चमोली के एरिया में भी यही स्थिति जो है वो बहुत बार हुई है। हिमालय में बहुत सारे डैम जो है वो बनाए गए और उन डैम्स में जब पोरोसिटी का ध्यान नहीं रखा गया तो स्लो पीरियड के बहुत सारे केसेस जो है वो उस एरिया में देखने को मिले हैं। और जो बहुत फेमस जो है एक डैम है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे ही याद आता है मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूंगा। दूसरा, जियोलॉजिकल जब आप मैपिंग करें, पोरोसिटी परमिएबिलिटी तो देखें ही देखें, ये ध्यान जरूर रखें कि उस एरिया में लाइमस्टोन ना हो। अगर उस एरिया में लाइमस्टोन होगा, पानी उस एरिया में ठहरेगा, पानी उस एरिया में सीप डाउन करेगा तो लाइमस्टोन डिजोल्व होगा, और लाइमस्टोन डिजोल्व होगा तो परिणाम क्या होगा, बहुत भयंकर होगा। और वाइंड डैम यानी जो एल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में इटली में जो बनाया गया था उसका यही सिस्टम बना
उस एरिया में जब डैम बना दिया, पानी रोक दिया, तो वो पानी जो है वो सीप करते करते जो है ऊपर पहुंचा और उस एरिया में बहुत सारा लाइमस्टोन एग्जिस्ट करता था। और उस लाइमस्टोन का जब डिसोल्यूशन हुआ, तो उस डिसोल्यूशन के परिणाम स्वरूप 1963 में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जो है उस एरिया में हुआ। और बहुत ज्यादा मात्रा में जब लैंडस्लाइड करके उस बांध में आया, तो उसके परिणाम स्वरूप 100 मीटर ऊंची जो है वो लहरें उस एरिया से उठी। और नीचे का जो एरिया था डैम का, उस एरिया में जो है वो बाढ़ की स्थिति जो है उस की वजह से पनपना शुरू होगी। तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होने के नाते पहला सिस्मिक जोन का ध्यान रखें, उस एरिया में वो डैम ना हो। और पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज, जहां पर डैम की जरूरत ना हो उस एरिया में आप डैम बनने ही ना दे, सजेस्ट ही ना करें। और यदि डैम बनाना, बांध बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहला ध्यान जो है वो रखना चाहिए कि हमें जो है सिस्मिक जोन में डैम सजेस्ट ना करें। पोरस और परमिएबल रॉक्स का एरिया हो, वहां पर डैम कंस्ट्रक्ट ना हो। और जिस एरिया में लाइमस्टोन पाया जाता है, चाहे ऑन सरफेस और चाहे अंडर का सरफेस, उस एरिया में भी जो है वो डैम का कंस्ट्रक्शन ना हो। और जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी उस एरिया की पूर्ण रूप से इग्नोर जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज तो जो है इस चीज का ध्यान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रूप से ये रखा जाना जो है वो जरूरी है, जब भी हम जो है वो डैम के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो ये हमारा जो है वो डैम के कंस्ट्रक्शन को लेकर यदि जो है वो बात करते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चीज इसके संदर्भ में आती है। तो डैम के केस में हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से कहाँ डैम बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और क्या जो है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरा, यदि इसी संदर्भ में जो है वो बात करी जाए, तो हम बात करते हैं अर्बन एरिया की। और इसी आधार पर देखिए, जो जियोमॉर्फोलॉजी है, उस जियोमॉर्फोलॉजी की तीन शाखाएं विकसित हुई हैं। पहली शाखा है इसकी एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी, जो हमने एक्सेलरेटेड रेट ऑफ इरोजन की और या नेचुरल हैजार्ड्स की बात करी थी। तो वो एक्सेलरेटेड रेट ऑफ इरोजन और जो नेचुरल हैजार्ड है, इन सबसे संबंधित जो अध्ययन है, जियोमॉर्फोलॉजी की जो एप्लीकेशन है, उसको लेकर एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी विकसित हुई है। आदमी के जो प्रभाव है, जिसमें एक्सेलरेटेड इरोजन या डैम कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीजों को हम शामिल करें, तो इस संदर्भ में जो है एंथ्रोपोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी की एक शाखा विकसित हुई है। और अर्बन एरिया के केस में तो अपने आप में जो है एक जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर ही नहीं, एक पूरी की पूरी ब्रांच अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जो है इस एरिया में वे विकसित हुई है। तो अर्बन एरिया के केस में देखिए, मैन एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट ऑफ चेंज हम बात करें, रहने के लिए घर सभी को चाहिए, वो चाहे किसी भी एरिया का निवासी हो और चाहे वो किसी भी सामाजिक वर्ग से संबंधित रखता हो, चाहे आर्थिक वर्ग से संबंधित रखता हो, अपना घर जो है वो सबकी इच्छा होती है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप घरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, घरों की संख्या में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप जो सेटलमेंट एरिया है वो बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। और सेटलमेंट एरिया की एक्सपेंशन के परिणाम स्वरूप जो है वो बहुत सारी चीजें या बहुत सारा जो अर्बन हैजार्ड्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। और इसके विपरीत हमारे समाज का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है, या उसमें हम जो है अपर मिडिल क्लास की या हम बिजनेस या एलाइड क्लास की बात करें, तो उनकी अपनी आवश्यकताएं जो है वो सेटलमेंट्स को लेकर बहुत सारी विकसित हो रही हैं। और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है बहुत सारे एरिया में जो अर्बन एक्सपेंशन है या सेटलमेंट का एक्सपेंशन है वो हमें देखने को मिलता है। और इस एरिया में जो है, क्योंकि बहुत सारी आबादी का निवास होता है, और यहाँ पर यदि हम जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं, तो उस संदर्भ में बहुत बड़ा हैजार्ड जो है वो यहाँ पर पेश आ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम जो है वो बात करें, तो अर्बन एरिया के केस में जो है यहाँ पर बात करी जाए, तो जो फाउंडेशन मटेरियल है वो ड्राई रीजन में उसका लगाया जाना जो है वो एक हैजार्ड के तौर पे काम करता है।
बहुत सारी जगह पे यदि हम जियोमॉर्फोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं, तो जो फाउंडेशन मटेरियल है उसकी वेदरिंग हो जाती है, चाहे वो साल्ट वेदरिंग है, चाहे वो केमिकल वेदरिंग है, या जिस भी प्रकार की जो नींव होती है घरों की वो खोखली हो जाती हैं इस वेदरिंग के परिणाम स्वरूप। और इसके अलावा जो है वो हाईवेज हैं, वो हाईवे टूट जाते हैं, या फिर जो बिल्डिंग्स हैं फ्लड की वजह से जब भी बाढ़ आती है तो आप देखेंगे कि हाईवे जो है वो पानी से भर जाते हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी भर जाता है, अर्बन एरिया में जो है वो पानी भर जाता है। तो ये एक समस्या है अर्बन एरिया में। बाढ़ की समस्या की बात करें, वेदरिंग की हम जो है वो बात करें, और इसके अलावा जो अलुवियल सिटीज हैं, जो बाढ़ के मैदानों में बनाए जाने व बसाए जाने वाले जो शहर है, ये शहर जो है वो लो लाइंग एरिया की तरफ, फ्लड प्लेन के एरिया की तरफ जो है, जिसको बहुत पॉपुलरली खादर भी कहा जाता है, उस एरिया की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी जो है वो समस्या है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं, उन कंस्ट्रक्शन साइट से जब भी बारिश होती है तो बारिश के समय पे बहुत तेजी से रन ऑफ जो है और बहुत ज्यादा मात्रा में रन ऑफ जो है वो अर्बन एरिया में डेवलप होता है, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है इन कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लूज मटेरियल है, वो लूज मटेरियल बहुत ज्यादा सेडिमेंट जो है वो कैरी अपने साथ करता है, और नदी में सेडिमेंट की मात्रा जो है वो इसके द्वारा बढ़ा दी जाती है। और हिली एरिया में ये अर्बन का एक्सपेंशन है, या इसकी वजह से जो माइनिंग या ड्रिलिंग करी जाती है उसके कारण जो स्लोप फेलियर के केसेस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। और उस एरिया में जब सेटलमेंट डेवलप होने लगी या वहां पर सैंड का एक्सट्रैक्शन होने लग गया, तो उन सैंड ड्यून्स की में इंस्टेबिलिटी आ गई, और वो दोबारा से माइग्रेटिंग सैंड ड्यून्स में तब्दील हो गए। बहुत सारा सैंड जो है उस एरिया से कैरी किया जाने लग गया, और इसके अलावा जो है बारिश के समय में बहुत सारा पानी जो है वो इन एरियाज में इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर भर जाता है। तो ये अर्बन एरिया में बहुत सारी जो है वो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम बीइंग ए जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कैसे कर सकते हैं, कि जब भी किसी एरिया में नया शहर या कोई नई कंस्ट्रक्शन जो है वो की जानी हो, या जो एग्जिस्टिंग सिटी है उसके एक्सपेंशन की बात आए, हमें उस शहर को जो है किसी नए एरिया में विकसित करना पड़े, हमारा जो बिल्टअप एरिया है उसको इंक्रीज करना पड़े, तो सबसे पहले जो है अर्बन डेवलपमेंट से पहले जो जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडीज हैं वो पूरे और बेहतर तरीके से जो है वो उस एरिया की करी जानी चाहिए। वहां पर जो लैंडफॉर्म्स हैं, वहां पर जो प्रोसेसेस हैं, जिस तरीके का मटेरियल पाया जाता है, जो हैजार्ड उस एरिया में आ सकते हैं, इस सारे तरह के जो अध्ययन है वो अध्ययन अर्बन एरिया के विस्तार से पहले या अर्बन एरिया के विकास से पहले जो है ये पूर्ण कर दिए जाने चाहिए। और इनके पूर्ण करने के बाद जो है हम क्या करने में सक्षम होंगे, हम अर्बन ग्रोथ को उस एरिया में रोक सकते हैं जो सबसे ज्यादा जियोमॉर्फोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है। जैसे जिन एरिया में जो हिल स्लोप है वो बहुत स्टीप है और वहां पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया पाया जाता है, तो वहां पर अर्बन एरिया को रोका जाए। जहां पर लिथोलॉजी बहुत कमजोर है, जहां की चट्टाने बहुत कमजोर हैं, उन एरिया में अर्बन एरिया का एक्सपेंशन रोका जाना चाहिए। जहां पर नींव कमजोर हो सकती है, जहां पर जो सब सरफेस लिथोलॉजी है वो वीक पाई जाती है, उस एरिया में जो वर्टिकल ग्रोथ है सिटी की उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और जो फ्रीक्वेंट स्लो फेलियर होता है वहां पर अर्बन ग्रोथ को जो है वो चेक किया जाना चाहिए। रिवराइन जोन जो है, नदी घाटी के जो क्षेत्र हैं, वहां पर अलुवियल एरिया में, उन एरिया में अर्बन एक्सपेंशन जो है वो अवॉइड किया जाना चाहिए। जो एरिया में लैंड सब्सिडेंस सबसे ज्यादा होते हैं, उन लैंड सब्सिडेंस के एरिया में जो है वो अवॉइड किया जाना चाहिए अर्बन सेटलमेंट को। कोस्टल एरिया में इसके विस्तार को जो है वो चेक किया जाना चाहिए, खासकर उन एरिया में जहां पर जो क्लिफ है वो तेजी से रिसीड करती है, उस एरिया में सेटलमेंट को जो है वो बनने से रोका जाना चाहिए। जो सिस्मिक हैजार्ड के जोन है उस एरिया में सेटलमेंट की ग्रोथ जो है वो नहीं होनी चाहिए। या टेक्टोनिकल चेंजेस के जो एरिया है, तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है वो जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग के द्वारा हम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके द्वारा हम प्रदान कर सकते हैं। तो अर्बन एरिया में क्या समस्याएं आती हैं और अर्बन एरिया में उन समस्याओं को कैसे रोका जा सकता है, इसको लेकर जो है ये पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन है। और टेहरी बांध की जो है वो मैं बात कर रहा था कि टेहरी बांध का जब निर्माण हुआ था तो उसके निर्माण के परिणाम स्वरूप जो है जो उस एरिया में जो पोरोसिटी की वजह
से रॉक्स ने जो पानी को सोख लिया था, बहुत ऊंचे एरिया तक पानी जो है वो चला गया था सोखते सोखते, और उसकी वजह से जो है वो टिहरी का जो लैंडस्लाइड का केस था वो बहुत भयंकर था, और उसी का परिणाम वही था कि जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर था उसकी इग्नोरिंग थी। तो मेरा जो डिस्कशन है वो अब यहाँ पर अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी के केस में खत्म होता है।